हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मानव भ्रूणिकी या ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मानव में युग्मक जनन। यानी मनुष्य के अंदर युग्मकों का निर्माण किस तरह से संपन्न होता है उसके बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। अब युग्मक हम सभी लोगों को पता है कि दो प्रकार के युग्मक मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं। नर में मिलने वाले नर युग्मकों को शुक्राणु कहते हैं और मादा में मिलने वाले नर युग्मकों को अंडाणु कहते हैं। नर युग्मकों के निर्माण की क्रिया या शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया शुक्राणु जनन कहलाती है और अंडाणु या मादा युग्मकों के निर्माण की क्रिया अंडाणु जनन कहलाती है। शुक्राणु जनन में भी कुछ स्टेप्स पाई जाती है, अंडाणु जनन में भी कुछ स्टेप्स पाई जाती है। उन स्टेप्स या चरणों के बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले युग्मक जनन की परिभाषा वृषण और अंडाशय में पाई जाने वाली आदि जनन कोशिकाओं, आदि जनन कोशिका को ही हम शॉर्ट में बोलते हैं पीजीसी, प्रीमोर्डियल जर्म सेल, और हिंदी में इन्हें बोला जाता है आदि जनन कोशिका द्वारा युग्मकों के निर्माण की क्रिया युग्मक जनन कहलाती है। यानी वृषण की आदि जनन कोशिका शुक्राणु बनाएगी, अंडाशय की आदि जनन कोशिका या पीजीसी अंडाणु बनाएगी और इनके निर्माण की क्रिया या वृषण और अंडाशय में आदि जनन कोशिकाओं द्वारा युग्मकों को बनाए जाने की क्रिया युग्मक जनन कहलाती है। युग्मक जनन की क्रिया का उत्प्रेरण एफएसएच का पूरा नाम होता है फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या हिंदी में हम बोलते हैं पुटिका उत्तेजक हार्मोन। तो एफएसएच फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन या पुटिका उत्तेजक हार्मोन के द्वारा युग्मक जनन की क्रिया को प्रेरित किया जाता है। ये ऐसा हार्मोन है जो युग्मकों के निर्माण की क्रिया को प्रेरित करता है। अब इसमें पहले हमें शुक्राणुओं के बारे में पढ़ना है कि शुक्राणु जनन किस प्रकार से संपन्न होगा, उसके बाद हम अंडाणु जनन के बारे में पढ़ेंगे। तो शुक्राणु जनन को हम स्पर्मेटोजेनेसिस भी कहते हैं। शुक्राणु जनन को ही इंग्लिश में स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। तो शुक्राणु जनन के नाम के अंदर ही है कि शुक्राणुओं के उत्पादन की क्रिया या निर्माण की क्रिया को हम शुक्राणु जनन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हम बोल सकते हैं वृषण की पीजीसी से शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया शुक्राणु जनन कहलाती है। वृषण की जो आदि जनन कोशिकाएं हैं उनसे शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। अब वृषण के अंदर क्या है, वृषण का निर्माण अनेक शुक्रजनक नलिकाओं से होता है। बहुत सारी शुक्रजनक नलिकाएं आपस में मिलकर वृषण बनाती है और शुक्रजनक नलिकाओं के ऊपर उपस्थित एक आवरण पाया जाता है जिसे ट्यूनिका प्रोप्रिया कहते हैं। और ट्यूनिका प्रोप्रिया के आवरण में जनन उपकला पाई जाती है। यानी जैसे ये हम एक रफ डायग्राम बनाए, ये वृषण है, तो वृषण के अंदर अनेक शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाएगी। इस तरह की नलिकाएं, अनेक शुक्रजनक नलिकाएं उपस्थित होंगी। शुक्रजनक नलिकाओं पर एक एनवलप या आवरण पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं ट्यूनिका प्रोप्रिया। इनके ऊपर जो आवरण पाया जा रहा है ट्यूनिका प्रोप्रिया का आवरण है और ट्यूनिका प्रोप्रिया आवरण के अंदर जनन उपकला पाई जाती है। इस रेड कलर से जो हमने दिखाया है ट्यूनिका प्रोप्रिया, इस आवरण के अंदर भी जनन उपकला पाई जाती है। इस जनन उपकला में दो प्रकार की कोशिकाएं मिलती है। पहली कोशिका जनन कोशिका या स्पर्मेटोगोनिया कहलाती है और इनके द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण किया जाता है। जनन कोशिका या स्पर्मेटोगोनिया शुक्राणु निर्माण का कार्य करेगी। दूसरी प्रकार की कोशिका कायिक कोशिका या सर्टोली कोशिका कहलाती है और कायिक कोशिका या सर्टोली कोशिका के द्वारा शुक्राणु को पोषण और सहारा दिया जाता है। कायिक या सर्टोली कोशिका को नर्स कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। कायिक या सर्टोली कोशिका को हम नर्स कोशिका भी कहते हैं। तो जनन उपकला में पाई जाने वाली जनन कोशिका या स्पर्मेटोगोनिया शुक्राणु का निर्माण करेगी।
और कायिक कोशिका या सर्टोली कोशिका शुक्राणु को पोषण और सहारा प्रदान करती है। मिलती कहाँ है वो हमने पहले बता दिया है। वृषण अनेक शुक्रजनक नलिकाओं से बना हुआ है। शुक्रनलक जनन नलिकाओं के चारों ओर आवरण मिलेगा ट्यूनिका प्रोप्रिया का आवरण। ट्यूनिका प्रोप्रिया के आवरण में जनन उपकला पाई जाती है और जनन उपकला में दोनों प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती है, स्पर्मेटोगोनिया या जनन कोशिका और कायिक कोशिका या सर्टोली कोशिका। इसके बाद जो ये शुक्राणु के निर्माण की क्रिया है यह दो प्रकार की हो सकती है। इसमें पहले प्रकार को पूर्णजनी या होलोगोनिक टाइप कहा जाता है, जबकि दूसरे प्रकार को अंत्यजनी या टीलोगोनिक प्रकार का बोला जाता है। पहले प्रकार को पूर्णजनी या होलोगोनिक बोलेंगे, दूसरे प्रकार को अंत्यजनी या टीलोगोनिक बोला जाता है। अब दोनों में अंतर क्या है? जो कशेरुकी प्राणी है उनमें शुक्राणुओं का निर्माण पूरे जीवन भर चलता रहता है। एक बार किशोरावस्था प्राप्त हुई तो शुक्राणु निर्माण की क्रिया लगातार चलती रहती है और इनके वृषण में शुक्राणु निर्माण की विभिन्न अवस्थाएं परिधि से केंद्रीय गुहा की ओर होती है। यानी यहाँ पर जो है वृषण की स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में जब शुक्राणुओं का निर्माण होगा तो शुक्राणुओं का निर्माण इस वृषण में इस परिधि वाले भाग से अंदर केंद्रीय भाग की ओर होगा। यानी इनका निर्माण की क्रिया परिधीय भाग से केंद्रीय भाग की ओर चलती है। जैसे हमने भी पढ़ा था ना, ट्यूनिका प्रोप्रिया का आवरण है शुक्रजनक नलिका पर, तो उसके शुक्रजनक नलिका के आवरण से केंद्रीय भाग की ओर वो क्रियाएं होंगी। परिधि से केंद्रीय गुहा की ओर शुक्राणु निर्माण की विभिन्न अवस्थाएं चलती है। इस प्रकार के शुक्राणु निर्माण की क्रिया को पूर्णजनी या होलोगोनिक प्रकार का शुक्राणु निर्माण कहते हैं। इसके विपरीत कीटों में और निमेटोडा में वृषण में शुक्राणु निर्माण की विभिन्न अवस्थाएं केंद्रीय गुहा से परिधि की ओर होती है। ये केंद्रीय गुहा से परिधि की ओर होगी, यानी उल्टा एक दूसरे के अपोजिट है। इस प्रकार के परिवर्तन को तो हम बोलेंगे होलोगोनिक। ये जो परिवर्तन हमें दिखाई दे रहा है होलोगोनिक कहलाता है, जिसमें शुक्राणु के निर्माण की क्रिया परिधि से प्रारंभ होकर केंद्र की ओर होती है और ये कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है। जबकि इस प्रकार का परिवर्तन जो केंद्रीय गुहा से परिधि की ओर, जिसमें शुक्राणु निर्माण की विभिन्न क्रियाएं संपन्न होती है, शुक्राणु निर्माण की विभिन्न अवस्थाएं संपन्न होती है, उसे टीलोगोनिक प्रकार का शुक्राणु निर्माण कहा जाता है। अंत्यजनी प्रकार का या टीलोगोनिक प्रकार का शुक्राणु निर्माण इसे कहा जाता है। तो दोनों में अंतर याद रखना है हमें। कशेरुकी प्राणियों में शुक्राणु निर्माण की अवस्थाएं परिधीय भाग से, जिस भी संरचना में शुक्राणु का निर्माण हो रहा है, जैसे वृषण में, शुक्रजनक नलिका में, तो परिधीय भाग से केंद्रीय गुहा की ओर होगी और इसे ही पूर्णजनी या होलोगोनिक प्रकार का विकास कहते हैं। सेकंड, कीटों और निमेटोडा में वृषण में शुक्राणु निर्माण की विभिन्न अवस्थाएं केंद्रीय गुहा से परिधीय भाग की ओर संपन्न होती है, जिसे अंत्यजनी या टीलोगोनिक प्रकार का डेवलपमेंट या विकास कहा जाता है, शुक्राणु निर्माण कहा जाता है। और मनुष्य में शुक्राणु निर्माण की क्रिया या शुक्राणु जनन की क्रिया 74 दिनों में पूर्ण होती है। यानी इसे पूरी तरह कंप्लीट होने में 74 दिनों का समय लगता है। 74 दिनों के अंदर इस क्रिया को संपन्न किया जाता है, कंप्लीट किया जाता है। अब शुक्राणु जनन की क्रिया को भी आगे दो प्रमुख भागों के अंदर बांटा गया है। इसके फर्स्ट भाग को बोला जाता है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, यानी शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस का फर्स्ट पार्ट है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस दो शब्दों से मिलकर बना है, स्पर्मेटो और साइटोजेनेसिस। यानी इसको हम बोल सकते हैं सिंपल वे में कि स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में पहले शुक्राणु पूर्वी या स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। यानी शुक्राणु जनन के पहले चरण में आदि जनन कोशिका से स्पर्मेटिड या शुक्राणु पूर्वी बनता है। सेकंड चरण स्पर्मेटिलियोसिस। स्पर्मेटिलियोसिस में क्या होगा?
इस चरण में जो स्पर्मेटिड या शुक्राणु पूर्वी बना है, उस शुक्राणु पूर्वी के अंदर अनेक प्रकार के मॉडिफिकेशन होते हैं, अनेक प्रकार के रूपांतरण होते हैं, और उस शुक्राणु पूर्वी से शुक्राणु का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम स्पर्मेटिलियोसिस के नाम से जानते हैं, और इन दोनों चरणों के अंदर ही शुक्राणु जनन की क्रिया कंप्लीट होगी। पहले चरण में स्पर्मेटिड या शुक्राणु पूर्वी का निर्माण होगा, और दूसरे चरण में वो स्पर्मेटिड या शुक्राणु पूर्वी विभिन्न प्रकार के रूपांतरण के द्वारा शुक्राणु का निर्माण कर देता है। इन्हीं चरणों को आगे हमें डिटेल में पढ़ना है कि स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस किस तरह से संपन्न होता है, या शुक्राणु पूर्वी का निर्माण किस तरह से होता है, और शुक्राणु पूर्वी से शुक्राणु का निर्माण किस तरह से होगा, उनमें किस तरह से रूपांतरण से शुक्राणु पूर्वी से शुक्राणु बनेंगे। तो अगले जो स्टेप है उसमें हमको शुक्राणु जनन का पहला चरण पढ़ना है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, फिर दूसरे चरण को पढ़ना है स्पर्मेटिलियोसिस। इसके भी आप नोट्स बनाने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शुक्राणु जनन की क्रिया को हमने ऊपर दो भागों के अंदर विभाजित किया था, जिसके पहले भाग को स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहते हैं और दूसरे भाग को स्पर्मेटिलियोसिस के नाम से जाना जाता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? आदि जनन कोशिका से स्पर्मेटिड या शुक्राणु पूर्वी बनने तक की क्रिया स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहलाती है, तथा इसके बाद स्पर्मेटिड या शुक्राणु पूर्वी में अनेक प्रकार के रूपांतरण होते हैं, अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं, और उन परिवर्तनों से स्पर्मेटिड स्पर्म या शुक्राणु के अंदर बदल जाता है। तो इस क्रिया को स्पर्मेटिलियोसिस के नाम से जाना जाता है। ये जो प्रोसेस है शुक्राणु पूर्वी से शुक्राणु बनने की प्रोसेस को स्पर्मेटिलियोसिस कहा जाता है। अब इसकी पहली चरण या पहले भाग का हम वर्णन सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरा स्पर्मेटिलियोसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इसका पार्ट जो है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें यह है, यह चरण लैंगिक परिपक्वता के बाद प्रारंभ होता है। जब मनुष्य के अंदर जो नर है लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाता है, जनन क्रिया करने में सक्षम हो जाता है, तो उसके बाद स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस की क्रिया संपन्न होती है। सेकंड, इस चरण के अंदर पीजीसी से स्पर्मेटिड, या पीजीसी का पूरा नाम है आदि जनन कोशिका, प्रीमॉर्डियल जर्म सेल से स्पर्मेटिड या शुक्राणु पूर्वी का निर्माण होता है। यानी इसकी परिभाषा हम इस तरह से बोल सकते हैं, वृषण की पीजीसी से स्पर्मेटिड या शुक्राणु पूर्वी के निर्माण की क्रिया स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहलाती है। अब स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस को भी आगे तीन भागों में या तीन अवस्थाओं में बांटा गया है। इसकी पहली अवस्था को हम गुणन अवस्था बोलते हैं, दूसरी अवस्था को वृद्धि अवस्था बोलते हैं, तीसरी अवस्था को परिपक्वन अवस्था बोला जाता है। गुणन अवस्था के अंदर आदि जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होगा, जिससे शुक्राणुजन कोशिकाओं का निर्माण होगा। वृद्धि अवस्था में शुक्राणुजन कोशिका वृद्धि करती है और प्राथमिक शुक्र कोशिका या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है। परिपक्वन अवस्था के अंदर दो प्रकार के अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, जिससे प्राथमिक शुक्र कोशिका से स्पर्मेटिड या शुक्राणु पूर्वी का निर्माण होता है। अब इन अवस्थाओं को हम सीक्वेंस से स्टडी करते हैं। सबसे पहली अवस्था इसकी गुणन अवस्था कहलाती है। गुणन अवस्था में पीजीसी में सूत्री विभाजन या समसूत्री विभाजन होगा, और पीजीसी के समसूत्री विभाजन से स्पर्मेटोगोनिया या शुक्राणु जन कोशिका का निर्माण होगा। शुक्राणु मात्र कोशिका भी उसे हम बोल सकते हैं। तो पीजीसी से स्पर्मेटोगोनिया या शुक्राणुजन कोशिका के निर्माण की क्रिया गुणन अवस्था के अंदर संपन्न होती है। गुणन अवस्था के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट होगी। अब जो पीजीसी है वह द्विगुणित कोशिका है। द्विगुणित कोशिका
के विभाजन से हमें द्विगुणित कोशिका ही प्राप्त होती है। जो स्पर्मेटोगोनिया है या शुक्राणुजन कोशिका है वो भी द्विगुणित होगी, क्योंकि यहाँ पर जो विभाजन है वो समसूत्री प्रकार का विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन में जितनी जनक कोशिका के अंदर गुणसूत्रों की संख्या है उतनी ही पुत्री कोशिका में पाई जाती है। इसके बाद स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस की दूसरी अवस्था होती है जिसे वृद्धि अवस्था कहते हैं। वृद्धि अवस्था के अंदर जो स्पर्मेटोगोनिया बने हैं उनमें आकार बढ़ता है, उनका आकार बढ़ता है और वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। तो वृद्धि अवस्था में क्या होगा, जो स्पर्मेटोगोनिया गुणन अवस्था में बने हैं उनका आकार दुगना हो जाता है। आकार दुगना होने के बाद इन कोशिकाओं को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। स्पर्मेटोगोनिया द्विगुणित कोशिका थी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी द्विगुणित कोशिका होगी। और वृद्धि अवस्था स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में सबसे लंबी अवस्था होती है, यानी सबसे ज्यादा जो समय है वह वृद्धि अवस्था के अंदर लिया जाता है। तो पहली अवस्था इसकी गुणन अवस्था है, दूसरी अवस्था को इसकी को बोला जाता है वृद्धि अवस्था। तीसरी अवस्था होती है इसकी परिपक्वन अवस्था। परिपक्वन अवस्था के अंदर क्या होता है, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने हैं उनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट या मियोसिस फर्स्ट में दो द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। अब यहाँ पर जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थी वो द्विगुणित कोशिका थी, लेकिन इस द्विगुणित कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हुआ तो द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट जो बनते हैं वो अगुणित कोशिका होती है, यानी अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। इसलिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में 2n थे क्रोमोसोम, जबकि द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट में n क्रोमोसोम रह जाते हैं। या हम ये बोल सकते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में गुणसूत्रों की संख्या 46 थी, लेकिन द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 23 रह जाती है। इसके बाद द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट में फिर से अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है, जो एक प्रकार से समसूत्री विभाजन के समान होता है। तो दो द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड या शुक्राणुपूर्वी बन जाते हैं, जो भी अगुणित प्रकार के होते हैं। ये स्पर्मेटिड जो बनेंगे ये भी अगुणित प्रकार के होंगे। तो यहाँ पर ये मियोसिस फर्स्ट भी परिपक्वन अवस्था के अंदर संपन्न होगा, ये स्टेज भी परिपक्वन अवस्था कहलाएगी और इसके नीचे वाली स्टेज भी परिपक्वन अवस्था कहलाती है। यानी परिपक्वन अवस्था में 2 बार अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, या हम ये बोल सकते हैं 2 बार परिपक्वन विभाजन हो रहा है। 2 बार परिपक्वन विभाजन होगा जिससे लास्ट में हमें स्पर्मेटिड या शुक्राणुपूर्वी बन जाते हैं। तो पीजीसी से स्पर्मेटिड या शुक्राणुपूर्वी के बनने की क्रिया, यानी ये जो पूरी प्रोसेस यहां से स्टार्ट हुई है, इससे स्पर्मेटिड या 4 शुक्राणुपूर्वी बनने की क्रिया को ही स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, यानी इस प्रोसेस को पीजीसी से 4 स्पर्मेटिड या शुक्राणुपूर्वी बनने की क्रिया को स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। अब इसको एक बार हम एक चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास वृषण के अंदर पीजीसी थी, आदि जनन कोशिका थी। इस आदि जनन कोशिका में सूत्री विभाजन हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ, जिससे स्पर्मेटोगोनिया या शुक्राणुजन कोशिकाएं बनी। आदि जनन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या थी 2n, स्पर्मेटोगोनिया के अंदर भी गुणसूत्रों की संख्या 2n रहेगी। और पीजीसी से स्पर्मेटोगोनिया जो बन रहे हैं वो गुणन अवस्था के अंदर बनते हैं। सेकंड, वृद्धि अवस्था। इस अवस्था में स्पर्मेटोगोनिया या शुक्राणुजन कोशिका वृद्धि करती है, अपना आकार बढ़ाती है। जब ये अपना आकार बढ़ा लेगी तो आकार के बढ़ने के बाद इन्हें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं कहते हैं। यानी स्पर्मेटोगोनिया का आकार बढ़ा, आकार बढ़ने के बाद इन कोशिकाओं को प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं
या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, जो भी द्विगुणित कोशिकाएं होती है। इसके बाद थर्ड अवस्था आती है परिपक्वन अवस्था, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है। तो परिपक्वन अवस्था में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट या अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा, जिससे दो द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट या द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं बनेंगी। अब यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन हुआ है, इसलिए क्रोमोसोम की संख्या 2n के स्थान पर n हो जाती है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन में क्रोमोसोम या गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है। इसके बाद द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट या द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होगा या परिपक्वन विभाजन सेकंड होता है, जिससे स्पर्मेटिड या शुक्राणु पूर्वी का निर्माण हो जाता है। और यहाँ पर दो द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं थी, तो लास्ट में हमें 4 स्पर्मेटिड या शुक्राणु पूर्वी प्राप्त होते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस है पीजीसी से लेकर स्पर्मेटिड के बनने की प्रोसेस को स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। ये फर्स्ट भाग है शुक्राणु जनन की क्रिया का, जिसे स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चरण आता है उसे स्पर्मेटिलियोसिस के नाम से जाना जाता है, जिसे हम आगे डिस्कशन करेंगे। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शुक्र जनन की क्रिया का दूसरा चरण स्पर्मेटिलियोसिस होता है, या इसे हम शुक्र कायांतरण भी कहते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था, इसका पहले चरण के बारे में पढ़ा था, जिसमें आदि जनन कोशिका से स्पर्मेटिड या शुक्राणु पूर्वी का निर्माण होता है। अब इस चरण के अंदर क्या होगा, जो स्पर्मेटिड बना है या शुक्राणु पूर्वी कोशिका बनी है, उसके अंदर अनेक मॉडिफिकेशन आते हैं, अनेक रूपांतरण आते हैं, और लास्ट में स्पर्मेटिड स्पर्म के अंदर या शुक्राणु के अंदर चेंज हो जाता है, शुक्राणु में उसका परिवर्तन होगा। इस दौरान अनेक प्रकार के परिवर्तन इसमें होंगे। गोल्जी काय के अंदर चेंजेस होते हैं, गोल्जी काय के चेंजेस से एक्रोसोम का निर्माण इसके अंदर किया जाता है। सेकंड, इसके अंदर सेंट्रोसोम के अंदर चेंजेस होते हैं। जो सेंट्रियोल है वो दो प्रकार के सेंट्रियोल बनाते हैं, समीपस्थ सेंट्रियोल और दूरस्थ सेंट्रियोल बनाते हैं। तीसरा, कोशिका जो स्पर्मेटिड का जो केंद्रक है उसका केंद्रक द्रव्य में से पानी पूरा बाहर निकल जाता है, जिससे शुक्राणु का भार कम हो सके। आरएनए बाहर निकल जाता है केंद्रक का, केंद्रक में केवल डीएनए उपस्थित रहता है, जिससे शुक्राणु के भार को कम किया जा सके। और भार का कम होना शुक्राणु की गति के लिए अनुकूलन होता है, यानी भार कम होने के कारण शुक्राणु आसानी से गति कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखो क्या है स्पर्मेटिलियोसिस की। स्पर्मेटिड से शुक्राणु के निर्माण की क्रिया शुक्र कायांतरण या स्पर्मेटिलियोसिस कहलाती है, यानी शुक्राणु पूर्वी से शुक्राणु के निर्माण की क्रिया को स्पर्मेटिलियोसिस या शुक्र कायांतरण कहते हैं। सेकंड, इस दौरान यानी स्पर्मेटिड से शुक्राणु बनने के दौरान स्पर्मेटिड में कुछ चेंजेज आते हैं, कुछ परिवर्तन आते हैं। इन परिवर्तनों में सबसे पहला परिवर्तन जो होगा केंद्रक के अंदर होगा। जैसे ये एक स्पर्मेटिड है, इस स्पर्मेटिड के अंदर ये केंद्रक है और केंद्रक के अंदर की और केंद्रक द्रव्य भरा हुआ है, केंद्रक के अंदर की तरफ केंद्रक द्रव्य उपस्थित है। तो ये जो केंद्रक द्रव्य है, इस केंद्रक द्रव्य में से अधिकांश जल निष्कासित हो जाता है। केंद्रक द्रव्य के अधिकांश जल को बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर जब निकल जाएगा केंद्रक द्रव्य के अंदर से जल, तो इसका भार कम होगा। सेकंड, केंद्रक के अंदर जो क्रोमोसोम उपस्थित है वो एक छोटे स्थान में आकर व्यवस्थित हो जाते हैं। पहले क्रोमोसोम पूरे केंद्रक में फैले हुए थे, लेकिन जब जल बाहर निकल जाएगा इसके सभी गुणसूत्र आपस में सिमट जाते हैं और आपस में सिमटकर ये एक छोटे स्थान में व्यवस्थित हो जाते हैं। यानी इसके अंदर चेंजेस के बाद क्या होगा, एक तो क्रोमोसोम एक छोटे स्थान में हो गए, एक केंद्रक द्रव्य के अंदर बहुत कम मात्रा में जल बचेगा।
जिससे इन दोनों ही कारणों से शुक्राणु के भार में कमी आती है। ये इसलिए किए गए चेंजेस जिससे शुक्राणु का जो वेट है या वजन है या भार है वो कम हो सके। केंद्रक द्रव्य से जल को निकाल दिया, क्रोमोसोम जो थे वो सिमट कर एक छोटे स्थान पर आ जाएंगे। इसके बाद केंद्रक से आरएनए को भी निकाल दिया जाता है। केंद्रक में केवल डीएनए उपस्थित रहेगा, केंद्रक से आरएनए को भी बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट चेंज में गोल्जी काय के अंदर विभेदन होता है और गोल्जी काय में विभेदन से शुक्राणु का एक्रोसोम भाग बनता है। एक्रोसोम शुक्राणु के शीर्ष पर पाई जाने वाली संरचना है जो अंडाणु के अंदर प्रवेश करने में शुक्राणु को सहायता करती है। तो गोल्जी काय के विभेदन से शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होगा। अब एक्रोसोम का निर्माण किस प्रकार से संपन्न होता है? सबसे पहले तो जैसे गोल्जी काय की स्ट्रक्चर है, ये गोल्जी काय है। गोल्जी काय के अंदर किसी एक रिक्तिका, बहुत सारी रिक्तिकाएं इसके अंदर पाई जा रही है इस तरह से, तो कोई एक रिक्तिका का आकार बढ़ता है। सबसे पहले किसी एक रिक्तिका के आकार में वृद्धि होगी। गोल्जी काय में पहला चेंज आता है, गोल्जी काय में उपस्थित अनेक रिक्तिकाओं में से किसी एक रिक्तिका का आकार बढ़ेगा। रिक्तिका का आकार बढ़ने के बाद इसके अंदर पूर्व एक्रोसोमल कण दिखाई देता है। ये जो कण है इसको बोला जाता है पूर्व एक्रोसोमल कण। आकार बढ़ा, आकार बढ़ने के बाद इसमें पूर्व एक्रोसोमल कण दिखाई देगा। ये रिक्तिका है जिसने अपना आकार बढ़ाया है और ये स्ट्रक्चर है गोल्जी काय। तो गोल्जी काय के अंदर उपस्थित अनेक रिक्तिकाओं में से एक रिक्तिका आकार बढ़ाती है। आकार बढ़ने के बाद उसके अंदर पूर्व एक्रोसोमल कण दिखाई देता है। अब ये जो कणयुक्त रिक्तिका है, यानी ऐसी रिक्तिका जिसमें पूर्व एक्रोसोमल कण पाया जा रहा है, यह रिक्तिका केंद्रक के शीर्ष से जुड़ जाती है। जैसे सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, तो ये वाली जो एक्रोसोमल पूर्व एक्रोसोमल युक्त रिक्तिका है ये इसके शीर्ष भाग से आकर जुड़ जाएगी। यानी ये रिक्तिका केंद्रक के शीर्ष भाग से आकर जुड़ जाती है। गोल्जी काय में से बाहर निकलेगी, बाहर निकलकर केंद्रक के शीर्ष भाग से जुड़ती है। इसके बाद रिक्तिका के अंदर जो भी लिक्विड या तरल उपस्थित है वो बाहर आ जाता है। रिक्तिका में जो भी लिक्विड था, तरल था, वो सबका सब बाहर आ जाएगा और इसकी झिल्ली एक्रोसोम कण और केंद्रक के शीर्ष को ढक लेती है। यानी जो रिक्तिका आई है ये केंद्रक के शीर्ष को पूरी तरह से कवर कर लेगी, इस तरह से पूरी तरह से इसको ढक लेती है। इसके अंदर उपस्थित जो भी द्रव्य वो बाहर निकल जाता है। अब इस एक्रोसोमल कण के अंदर जब ये पूरी प्रोसेस हो जाएगी तो पूर्व एक्रोसोमल कण की जगह इसको बोलेंगे हम एक्रोसोमल कण। तो एक्रोसोमल कण में एंजाइम उपस्थित होते हैं विशेष प्रकार के, जो निषेचन के समय अंडाणु की झिल्ली को नष्ट करते हैं। यानी इन एक्रोसोमल कण के अंदर विशेष प्रकार के एंजाइम पाए जा रहे हैं और ये एंजाइम निषेचन क्रिया के समय अंडाणु की झिल्ली को भेदने का कार्य करते हैं, उसे उस स्थान से तोड़ने का कार्य करते हैं, जिससे कि निषेचन की क्रिया कंप्लीट हो सके या निषेचन की क्रिया संपन्न हो सके। तो गोल्जी काय के अंदर कौन कौन से चेंज हो रहे हैं एक बार इनको फिर से समझते हैं हम। सबसे पहले तो गोल्जी काय जो था, गोल्जी काय की एक रिक्तिका का आकार बढ़ा। बहुत सारी रिक्तिकाएं गोल्जी काय में, एक रिक्तिका का आकार बढ़ा। रिक्तिका का आकार बढ़ने के बाद उसमें पूर्व एक्रोसोमल कण दिखाई देगा। इसके बाद ये रिक्तिका केंद्रक के शीर्ष भाग से जाकर जुड़ जाएगी। जैसे ही ये रिक्तिका केंद्रक के शीर्ष भाग से जुड़ती है, इस रिक्तिका का द्रव्य सारा बाहर आ जाता है, केवल एक झिल्ली रह जाती है और एक्रोसोमल कण इसके अंदर रह जाता है। ये झिल्ली केंद्रक के शीर्ष भाग को ढक लेती है। जब ये ढक लेगी तो पूर्व एक्रोसोमल कण एक्रोसोम के अंदर चेंज हो जाता है, एक्रोसोम के अंदर परिवर्तित हो जाता है और इस एक्रोसोम में अनेक एंजाइम पाए जाते हैं जो निषेचन क्रिया के समय अंडाणु की झिल्ली को भेदने में सहायक होते हैं। तो ये गोल्जी काय में विभेदन से शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण हुआ। नेक्स्ट स्टेप में स्पर्मेटिड का सेंट्रोसोम 2 सेंट्रियोल से बना होता है। सबको पता है सेंट्रोसोम या तारक काय में 2 तारक केंद्र या सेंट्रियोल पाए जाते हैं। तो स्पर्मेटिड या शुक्राणु पूर्वी का जो सेंट्रोसोम है
वो 2 सेंट्रियोल से बना हुआ है। अब इन दोनों सेंट्रियोल में से फर्स्ट वाला सेंट्रियोल शुक्राणु के अक्ष के समकोण पर स्थित होता है। जैसे एक स्पर्म की हम रफ स्ट्रक्चर बनाए, इस तरह से एक स्पर्म है, तो ये जो पहला वाला सेंट्रियोल होगा शुक्राणु की अक्ष के, ये शुक्राणु की एक्सिस है, जैसे ये एक्सिस हमने बनाई, ये एक्सिस बना दी इसकी। तो फर्स्ट सेंट्रियोल इस शुक्राणु की अक्ष के समकोण पर उपस्थित होगा। ये फर्स्ट सेंट्रियोल है, जो शुक्राणु की अक्ष है उसके लगभग 90 डिग्री, इन दोनों अक्ष में और इसमें 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये जो सेंट्रियोल है इसे समीपस्थ सेंट्रियोल कहते हैं। इस वाले सेंट्रियोल को समीपस्थ सेंट्रियोल कहा जाता है। यानी 2 सेंट्रियोल थे, उनमें से एक सेंट्रियोल शुक्राणु की अक्ष के 90 डिग्री पर स्थित हो जाएगा, जिसे समीपस्थ सेंट्रियोल कहेंगे। दूसरा सेंट्रियोल समीपस्थ सेंट्रियोल के नीचे स्थित होता है। सेकंड जो सेंट्रियोल है वो यहां स्थित होगा, इसके जस्ट नीचे, और इस सेंट्रियोल को दूरस्थ सेंट्रियोल कहते हैं। तो समीपस्थ सेंट्रियोल के नीचे जो पाया जाएगा उसे दूरस्थ सेंट्रियोल के नाम से जाना जाता है। अब दोनों के कार्य क्या है? समीपस्थ सेंट्रियोल तो निषेचन क्रिया के समय कार्य करता है, यानी जब निषेचन क्रिया होगी शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाएगा, तो जो अंडाणु के अंदर द्वितीयक परिपक्वन विभाजन होता है, उस द्वितीयक परिपक्वन विभाजन में समीपस्थ सेंट्रियोल सहायता करता है। जबकि दूरस्थ सेंट्रियोल शुक्राणु के अक्षीय तंतु का निर्माण करता है। शुक्राणु में जो नीचे ये स्ट्रक्चर पाई जा रही है अक्षीय तंतु, इस अक्षीय तंतु का निर्माण दूरस्थ सेंट्रियोल के द्वारा किया जाएगा, और यह अक्षीय तंतु शुक्राणु की पूंछ का प्रमुख भाग होता है। यानी अभी हम आगे शुक्राणु की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो बीच में उसकी पूंछ में अक्षीय तंतु पाया जाता है, और यह पूंछ का प्रमुख भाग है। इस अक्षीय तंतु का निर्माण दूरस्थ सेंट्रियोल के द्वारा किया जाता है। तो समीपस्थ सेंट्रियोल का कार्य है तो निषेचन के समय अंडाणु में द्वितीयक परिपक्वन विभाजन को प्रेरित करना है। दूरस्थ सेंट्रियोल का कार्य अक्षीय तंतु का निर्माण करना है। इसके अलावा जो भी माइटोकॉन्ड्रिया थे स्पर्मेटिड के, अक्षीय तंतु के आधार भाग के चारों ओर व्यवस्थित हो जाते हैं। जो भी माइटोकॉन्ड्रिया पाए जा रहे हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया इस अक्षीय तंतु के चारों ओर, बस ये अक्षीय तंतु है तो इस अक्षीय तंतु के चारों ओर माइटोकॉन्ड्रिया व्यवस्थित हो जाते हैं। तो ये सारे चेंजेस स्पर्मेटिड से शुक्राणु निर्माण के दौरान संपन्न होते हैं। यानी स्पर्मेटिड से कायांतरण हुआ, स्पर्मेटिड में अनेक प्रकार के रूपांतरण हुए, मॉडिफिकेशन हुए, और स्पर्मेटिड से लास्ट में शुक्राणु का निर्माण हुआ। एक बार इस चरण को फिर से समझते हैं। स्पर्मेटिलियोसिस डेफिनेशन है स्पर्मेटिड या शुक्राणु पूर्वी से शुक्राणु के निर्माण की क्रिया। इस दौरान स्पर्मेटिड में परिवर्तन क्या क्या होते हैं? पहला परिवर्तन, स्पर्मेटिड का जो केंद्रक द्रव्य है उससे अधिकांश जल निकल जाएगा। क्रोमोसोम जो है वो एक जगह पर आकर इकट्ठे हो जाएंगे, जिससे शुक्राणु का भार कम हो जाता है। केंद्रक से आरएनए को भी निकाल दिया जाता है। केवल केंद्रक के अंदर डीएनए उपस्थित होगा जो आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करेगा। केंद्रक का आकार लंबा और सकरा हो जाता है। गोल्जी काय में विभेदन से शुक्राणु का एक्रोसोम बनता है। अब किस प्रकार से बनता है गोल्जी काय के विभेदन से? गोल्जी काय में उपस्थित अनेक रिक्तिकाओं में से एक रिक्तिका अपना आकार बढ़ा लेती है। आकार बढ़ाने के बाद उसमें पूर्व एक्रोसोमल कण दिखाई देते हैं। इसके बाद यह कणयुक्त रिक्तिका केंद्रक के शीर्ष भाग से जुड़ेगी। शीर्ष भाग से जुड़ने के बाद रिक्तिका का द्रव्य बाहर निकाल दिया जाता है और एक झिल्ली बच जाती है। रिक्तिका में जब द्रव निकल जाएगा तो एक झिल्ली बचेगी। वह झिल्ली एक्रोसोम कण, पूर्व एक्रोसोमल कण को और केंद्रक को ऊपर से ढक लेती है। जब ये ढक लेगी तो पूर्व एक्रोसोमल कण एक्रोसोम के अंदर चेंज हो जाता है। एक्रोसोम कण के अंदर कुछ इस तरह के एंजाइम उपस्थित है जो निषेचन क्रिया के समय अंडाणु के चारों ओर उपस्थित झिल्ली को भेदने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट चेंज स्पर्मेटिड के सेंट्रोसोम में होता है। सेंट्रोसोम 2 सेंट्रियोल से बना है। एक सेंट्रोसोम का एक सेंट्रियोल
शुक्राणु की अक्ष के 90 डिग्री पर स्थित हो जाता है, जिसे समीपस्थ सेंट्रियोल कहेंगे। यह निषेचन क्रिया के समय अंडाणु में द्वितीयक परिपक्वन विभाजन को प्रेरित करता है। दूसरा सेंट्रियोल इस समीपस्थ सेंट्रियोल के नीचे स्थित होता है, जिसे दूरस्थ सेंट्रियोल कहते हैं। यह शुक्राणु का अक्षीय तंतु बनाता है। जो अक्षीय तंतु जो संरचना है वह शुक्राणु की पूंछ का प्रमुख भाग होगी। लास्ट में जो भी माइटोकॉन्ड्रिया है वो अक्षीय तंतु के चारों ओर व्यवस्थित हो जाते हैं, और इस तरह से जो हमारा शुक्राणु पूर्वी या स्पर्मेटिड है उससे शुक्राणु के निर्माण की क्रिया संपन्न होती है। शुक्राणु पूर्वी से शुक्राणु का निर्माण कंप्लीट होगा, जिसे स्पर्मेटिलियोसिस या शुक्र कायांतरण कहते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर इसके नोट्स बना सकते हैं। हमने शुक्राणु जनन की क्रिया के बारे में अभी अध्ययन किया है कि शुक्राणु जनन की क्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है, किन किन चरणों के अंदर संपन्न होती है। दो मेन चरण थे। पहले चरण में जो वृषण की पीजीसी आदि जनन कोशिका है उनसे शुक्राणु पूर्वी का निर्माण होता है, और दूसरे चरण में शुक्राणु पूर्वी से शुक्राणु बनता है। और हमें इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है कि शुक्राणु जनन की क्रिया का नियंत्रण किस प्रकार से किया जाता है। तो शुक्राणु जनन की क्रिया के नियंत्रण में सबसे पहले तो शुक्राणु पूर्वी जो था वह गोलाकार और अगतिशील संरचना थी। इससे शुक्राणु जनन की क्रिया से शुक्राणु बना जो धागे के समान और गतिशील संरचना होती है। यानी जो स्पर्मेटिड है गोलाकार का था, अगतिशील था, लेकिन जो शुक्राणु बनेगा धागे के समान होगा और गतिशील होगा। सेकंड, शुक्राणुओं के बनने के बाद शुक्राणुओं का शीर्ष सर्टोली कोशिकाओं में धस जाता है। अब सर्टोली कोशिकाओं में क्यों धसेगा? क्योंकि सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा शुक्राणु को पोषण प्रदान किया जाता है। शुक्राणु को नरिशमेंट या पोषण सर्टोली कोशिकाएं देती है। इसके बाद जब शुक्र जनन शुक्राणु त्याग की क्रिया होती है, स्पर्मिएशन क्रिया होती है, तो इन शुक्राणुओं को बाहर त्याग दिया जाता है। अब इस पूरी प्रोसेस को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक, पहला कारक तापमान होता है शुक्राणु के निर्माण को नियंत्रित करने वाला। दूसरा कारक हार्मोन होते हैं। हार्मोन भी दो प्रमुख प्रकार के होते हैं। पहला अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन, दूसरा होता है हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित हार्मोन। अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा LH और FSH का सिक्रेशन होगा, हाइपोथैलेमस द्वारा GnRH, या हम पूरा नाम इसका बोल सकते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। GnRH का पूरा नाम है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो इस हार्मोन का स्त्रवण हाइपोथैलेमस द्वारा अधिक मात्रा में होता है वयस्क अवस्था में, जिससे वयस्क अवस्था में शुक्राणु जनन का प्रारंभ होगा। निर्माण को नियंत्रित करने वाला फर्स्ट कारक टेम्परेचर है। हमारी बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम पर शुक्राणुओं का निर्माण सही प्रकार से हो पाता है, और इसी कारण से जो वृषण है वो देह गुहा से बाहर या उदर गुहा से बाहर पाए जाते हैं। हमारे जो वृषण है नर के, वो उदर गुहा के बाहर स्थित है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर 37 है, तो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम यानी लगभग 34 डिग्री सेल्सियस पर शुक्राणु सही प्रकार से निर्मित हो पाते हैं, इसलिए वृषण उदर गुहा के बाहर पाए जाते हैं। तो बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम पर शुक्राणुओं का निर्माण सही प्रकार से होगा। दूसरा हार्मोन है, जिनमें पहले वाले अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन है। 2 हार्मोन इसके द्वारा स्रावित किए जाते हैं, LH जिसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, दूसरा FSH जिसे पुटिका उत्तेजक हार्मोन कहते हैं। LH हार्मोन क्या करता है? वृषण में पाई जाने वाली लैडिंग कोशिकाओं का उद्दीपन करेगा। लैडिंग या अंतराली कोशिकाओं को LH हार्मोन के द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है। जब LH हार्मोन लैडिंग कोशिकाओं को उद्दीपित करेगा, उत्तेजित करेगा, तो ये एंड्रोजन का स्त्रवण करती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का, एंड्रोजन हार्मोन का इनके द्वारा स्त्रवण किया जाता है,
और यह एंड्रोजन हार्मोन शुक्राणु जनन की क्रिया को प्रेरित करता है। इस एंड्रोजन हार्मोन के द्वारा शुक्राणु जनन की क्रिया का प्रेरण किया जाता है। सेकंड हार्मोन एफएसएच, पुटिका उत्तेजक हार्मोन। यह हार्मोन सर्टोली कोशिकाओं का उद्दीपन करता है और ये सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणुओं को पोषण देने का कार्य करती है। तीसरा हार्मोन जीएनआरएच, पूरा नाम है इसका गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वयस्क अवस्था में अधिक मात्रा में हाइपोथैलेमस द्वारा इसका स्त्रवण होता है, इसलिए वयस्क अवस्था में शुक्राणु जनन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो 3 प्रमुख हार्मोन के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाएगा। पहले हार्मोन का नाम एलएच, दूसरे हार्मोन का नाम एफएसएच, तीसरे हार्मोन का नाम जीएनआरएच होता है। अब शांत अवस्था में, विश्राम अवस्था में, शीत भंडारण में क्रायो प्रिजर्वेशन किया जाएगा इनका शुक्राणुओं का, तो ये अनेक सालों तक जीवित रह सकते हैं। लेकिन सक्रिय अवस्था, भोजन की कमी और तापमान सही प्रकार से नहीं मिलने पर या अधिक तापमान में शुक्राणु की जो जीवन अवधि है 55 से 60 मिनट होती है। यानी सामान्य अवस्था के अंदर या क्रायो प्रिजर्वेशन में या विश्राम अवस्था में ये अनेक वर्षों तक जीवित रहते हैं, लेकिन सक्रिय अवस्था है, शांत अवस्था नहीं है, भोजन की कमी है या फिर टेम्परेचर अधिक है, तो इनकी जीवन क्षमता लगभग 55 से 60 मिनट तक पाई जाती है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने शुक्राणु जनन की क्रिया के बारे में पढ़ा है कि कौन कौन से चरण होते हैं, किन चरणों के द्वारा शुक्राणु जनन संपन्न होगा। पहले चरण के अंदर स्पर्मेटिड बनेगा, दूसरे चरण में स्पर्मेटिड से स्पर्म या शुक्राणु बनेगा। सेकंड इसके अंदर हमने पढ़ा है शुक्राणु जनन की क्रिया का नियंत्रण किन किन हार्मोनों के द्वारा होता है, टेम्परेचर द्वारा किस प्रकार इसको कंट्रोल किया जाता है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम मानव शुक्राणु की स्ट्रक्चर या संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे कि मानव के अंदर जो शुक्राणु पाया जा रहा है उसकी स्ट्रक्चर या संरचना किस प्रकार की होती है। तो इसके भी आप नोट्स बनाने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।